हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब लोग। तो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए जेई इलेक्ट्रिकल बनने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है भाई स्टूडेंट्स। और बहुत दिन से हम इस चीज़ को ट्रेस आउट कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी। हमारे भी गैस में था ये। तो सारी बातें होती रहेंगी स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए माई सेल्फ एस के, और जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे इनिशिएटिव एडोस्फीयर प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल के। ठीक है। हर तरह के एग्जाम के लिए आज बात करेंगे स्पेशली हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसमें जेई की मास वैकेंसी आई है। स्टूडेंट, बात ये रहेगी कि जो ये क्वेश्चन हमें आने वाले हैं पेपर में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अलग विषय रहता है, उसकी भी मैं बात करूंगा अलग से। कुछ और सेशन लेकर आऊंगा। आज मैं डिस्कस करने आया हूं आप लोगों के साथ कि किस तरह से जेई के पेपर को अगर आपको क्लियर करना है तो कैसी अप्रोच आपकी रहनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम नहीं होंगे, अराउंड 150 160 170। ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको टेक्निकल में आने वाले हैं। तो लेवल जो क्वेश्चन का होगा वो तो इतना हाई लेवल नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पर शॉर्ट कट लगाना होगा। क्या लगाना होगा? शॉर्टकट ट्रिक। स्टूडेंट, आज इस पेपर में ये जो मैं सेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, किस क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक लगाना है, किस क्वेश्चन को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखना है। प्रायोरिटी, राइट। प्रायोरिटी पे कि नंबर वन पे क्वेश्चन कौन सा करना है, नंबर टू पे कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटी पे रखना, आप ऐसे समझे। स्टूडेंट, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, लीव करना है, किसको हमने अटेम्प्ट करना है। ये सारी स्ट्रेटजी आज इस पेपर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट इस टाइम मेरे साथ लाइव सेशन में हैं, जो क्लास देख रहे हैं, वो अपने कमेंट्स जो भी लिखेंगे उनके कमेंट्स के मैं जवाब कमेंट्स वीडियो खत्म हो जाने के बाद ही दूंगा। इन द टेक्स्ट फॉर्म में ही दूंगा मैं आप लोगों को, और बताऊंगा कि कैसे मेरे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, एग्जाम निकलता है, कोई भी वैकेंसी निकलती है, सब उस फॉर्म को भरते हैं, लेकिन उस एग्जाम को क्लियर कैसे करना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, ये सारे बहुत सारे ऐसे डाउट है। ऐसे डाउट्स में हम रहते हैं। जब तक इन बातों का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होता, हम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। और अगर आपने एग्जाम क्लियर कर दिया तो आपकी करियर आपका बन जाएगा। कहीं ना कहीं आप ये बात जानते हैं कि एग्जाम को क्लियर करते ही लाइफ की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, और भी बातें करूंगा मैं आने वाले सेशंस में आप लोगों के साथ। आज हिमाचल सेशंस में तो स्पेशल सीरीज हमने स्टार्ट की है, और बहुत सारे इनिशिएटिव रहेंगे। ये डिपेंड करेगा आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हिमाचल के एजे एग्जाम क्लियर करके अपने कैरियर को एक सही डायरेक्शन दे चुके हैं। अगर आप लोग भी सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहला काम तो ये है कि आज आप मेरे साथ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके हेडफोन लगाने के बाद बिल्कुल शांत बैठकर वीडियो को देखें कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन पकड़ा जाता है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, फर्स्ट आवर में कौन सा क्वेश्चन करना है, सेकंड आवर में कौन सा क्वेश्चन करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे बनानी है, टेक्निकल पहले करना है, नॉन टेक्निकल पहले करना है। ये सारी बातों के जवाब आने वाले सेशंस में मैं आपको दूंगा। लेकिन जैसे जैसे पेपर डिस्कस होता रहेगा, वैसे वैसे इस पेपर के थ्रू मैं आपको सिलेबस की बात भी बताऊंगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है आपके इस जेई एग्जाम्स का। अराउंड 70 प्लस वैकेंसीज है जेई की, और आने वाले टाइम में जो स्टूडेंट्स बीटेक किए हुए हैं उनके लिए एई की भी एक वैकेंसी आने वाली है, जिस पे आई थिंक केस भी चला हुआ है। तो आई थिंक अभी अक्टूबर में उस पर फाइनल हियरिंग हो जाएगी। तो एई बनने का भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। सो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये टाइम आ गया है पढ़ने के लिए। सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन, listen carefully, first question, and read this with me. In which following substance resistance decrease with increase of temperature? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ईडीसी का है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहां पर कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है पीटीसी, एनटीसी, जेटीसी। जी स्टूडेंट्स ने पीटीसी, एनटीसी, जेटीसी के बारे में सुना है, वो इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ईडीसी का मेरा जब भी फर्स्ट लेक्चर आता है यूट्यूब पे मेरा वीडियो ये होगा 100%, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैं एक पेपर लेके लेके आपके सामने आया हूँ और अराउंड 400-500 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैंने वीडियो एडीसी कराया है यूट्यूब के ऊपर तो ये मैंने जरूर कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया होगा। स्टूडेंट यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो सब्सटेंस बताइए जहां पर रेजिस्टेंस कम हो जाया करता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्बन। कार्बन एक सेमीकंडक्टर कैटेगरी में आता है, किसमें आता है? सेमीकंडक्टर कैटेगरी में, क्योंकि सेमीकंडक्टर सारे ही एनटीसी होते हैं। क्या होते हैं? एनटीसी। मेटल के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। मेटल सारे कनेक्टर पीटीसी होते हैं। जेटीसी होते हैं आपके एलॉयज वगैरह, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है वो एलॉय कॉन्स्टेंटन। ये सिलेबस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये। कॉपर और सिल्वर दोनों मेटल है, ये पीटीसी में आते हैं। तो जैसा कि हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज का पूछा हुआ था, तो उस हिसाब से आंसर सेमीकंडक्टर जाएगा, कार्बन जाएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम भी इसी फैमिली के मेंबर हैं। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को मैं कितना, क्वेश्चन का आंसर देना ही मेरा टारगेट नहीं है। एक क्वेश्चन को अगर आप मेरे साथ डिस्कस करते हो, ऐसे कुछ सेशंस हम लगा लेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन के साथ मैं 4-5 क्वेश्चन आपको अटैच करके दूं। तो इस जो नोटिफिकेशन का जो टाइम है और जब तक एग्जाम आता है, तो विद इन 2 मंथ 3 मंथ, विद इन 2-3 मंथ में भी हम अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कमिटमेंट करनी होगी आपको, अश्योरेंस देनी होगी कि आप सीरियसली इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर यस नो लिखना आपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो जितने स्टूडेंट्स मुझे कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन को करा दो, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बेसिक इलेक्ट्रिकल का, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, न्यूमेरिकल करने का, किस तरह से क्वेश्चन पकड़ना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल सबसे ज्यादा आएगी, दो ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल, केसीएल केवीएल वाले चैप्टर्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल। अगर आप ये सब्जेक्ट करके जाते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, अकेला ये सब्जेक्ट आपको किसी भी एग्जाम, ऑल ओवर जेईई के एग्जाम जो इंडिया में हो रहे हैं, 25 से लेके 30 मार्क्स तक की गेन करवा सकता है। लिसन वेरी केयरफुली, बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसमें थ्योरम्स टॉपिक है, जिसमें आपके केसीएल केवीएल है, जिसमें आपका ओम्स लॉ है, जिसमें आपके बल्ब के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके हीटर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें पावर फैक्टर के क्वेश्चन आते हैं, आरएलसी सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, रेजोनेंस के क्वेश्चन आते हैं। ये वही चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, यहां से सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाली है। तो टारगेट मैं बता दूं, सिलेबस मैंने आपके अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल के लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए, तो मुझे लगता है जैसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको, जहां ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन और क्वेश्चन का आंसर अभी लिख लीजिए, 12.1 है। कैसे आया, क्यों आया? अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप लोगों का आंसर भी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, और जो स्टूडेंट्स इस टाइम वीडियो देख रहे हैं वो पहले वीडियो को पोस्ट कर लें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और ट्राई करने के बाद जो है अभी मैं बोल रहा हूँ उसके बाद आप आंसर टिक करना 12 पॉइंट। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब जरूर देना है। थर्ड क्वेश्चन फिर एक, ये पेपर बड़ा सही तरीके से इसने बनाया है। जब हिमाचल ने पेपर सेट किया, लगा ऐसा कि थ्योरेटिकल पेपर है, लेकिन एक्चुअल में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3 एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 एक न्यूमेरिकल है। बस लिखा क्या है, जो वैल्यूज होती हैं थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दी और वहीं पर उलझा के रख दिया पेपर में। पेपर का लेवल लगा कि बहुत लो लेवल जाने वाला है, लेकिन जब कट ऑफ आती है तो हाई हो जाती है। रीजन क्योंकि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, पेपर में न्यूमेरिकल है, एन फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है। लगातार 4 ही क्वेश्चन ट्राई करने की अगर हम कोशिश करते, 4 में से 3 न्यूमेरिकल आ गए, लेकिन ये न्यूमेरिकल तो मैं थ्योरी की थ्योरी की तरह समझता हूं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर निकालना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर ए है। देखो डिपेंड करेगा इस पूरे पेपर को
आप चाहे तो मेरे से अभी सॉल्व करा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कितना ट्राई करते हैं। जब आप आज ही इस पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो आज इस पेपर के मैं आंसर आपको बता के जा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, कमिटमेंट करते हैं कि एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, आपका कैलिबर है, आप बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब देना। मैं इस वीक में इस पेपर को सोल्व करके आपको दूंगा, और इस पेपर को सॉल्व करने के बाद यू विल फील कि इलेक्ट्रिकल का जो जेई के लिए आपको सिलेबस क्या करना है, कितना लेवल आपका है, ये सारा कुछ आप एक्सेस कर सकते हो। और स्ट्रेटजी फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह से हमारे यही स्ट्रेटजी की बदौलत बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हिमाचल के हैं, पंजाब के, हरियाणा के, जेई एई एग्जाम को क्लियर कर चुके हैं। एक राइट स्ट्रेटजी, राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप हार्ड वर्क करते हुए 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं तब भी एग्जाम निकाल सकते हैं। यहाँ पर सीधी सीधी बात, हार्ड वर्क के साथ साथ स्ट्रेटजी की भी होगी। स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, अगर आप जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किसी और तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में इसका डिसएडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आपको दे देता हूं। 4 का आंसर स्टूडेंट्स है सी। चलिए आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर देता हूं। एक प्राइमरी सेल दे रखी है, स्क्रीन बता देना भाई, साइज वगैरह बता देना। इसका ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, और उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। और आपको बता दूं मैं, कोई भी बैटरी या वोल्टेज सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा उसके साथ सीरीज में होता है। और जो लो टर्मिनल है ए और बी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लो टर्मिनल को क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट करने का मतलब ये ऐसे कर दिया भाई, ए और बी को शॉर्ट कर दिया, मतलब यहां पर रेजिस्टेंस कितना बना दिया, 0। तो आपको कह रहा है कि यहां पर शॉर्ट सर्किट टर्मिनल में कितना करंट बह रहा है, 3 एम्पियर बह रहा है, लिखा हुआ है 3 एम्पियर। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बताना है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। स्टूडेंट स्टूडेंट क्या करेंगे, V इक्वल टू वी बाई आई इक्वल टू आर होता है। V कितना है, 1.5, आर आई कितना है, 3 एम्पियर। इसको सॉल्व करें, 15/10, और यहाँ 3 आ गया, ये 5 आ गया, 5/10, 5/10, ये 1/2 आ गया। देखिए कितना कितना जल्दी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एक्सेस। 0.5 ही मैंने बताया था। एक एक स्टेप, जितना एफर्टलेस आप मेरे को देख रहे हैं, इतना एफर्टलेस मैं आपको भी कर दूंगा। लेकिन आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। एफर्टलेस मतलब लगता ही नहीं है कि कुछ सोचना पड़ रहा है, क्वेश्चन करने को सोचना नहीं पड़ रहा है। यही तो होना चाहिए एग्जाम में। दैट इज द नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ कंपटीशन एग्जाम्स। अगर आप मेहनत करके लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं सेम क्वेश्चंस की, तो लगता है ऐसा है कि कंपटीशन पेपर टफ होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कंपटीशन पेपर की अगर सही तरीके से तैयारी की जाए, तो इससे आसान और इससे बढ़िया माइंड को ट्रेन करने का कोई मेथड मुझे नहीं लगता कुछ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैं आपको बता दूं, 6 में गड़बड़ है भाई, 6 क्वेश्चन में गड़बड़ है। 6 आंसर की मैच नहीं करेगी। 5 का आंसर मैं आपको बता दूं कि जब दो बल्ब है आपके पास, एक बल्ब P1 वाट का है, दूसरा P2 वाट का है, दोनों की वोल्टेज रेटिंग V वोल्ट है, सेम है, और दोनों बल्ब किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। आपको टोटल पावर बतानी है। आपको क्या बतानी है, टोटल पावर बतानी है। स्टूडेंट इस बात को ध्यान में सुन ले, मेरी बात ध्यान से सुने। जब भी बल्ब सीरीज में हो और टोटल पावर आपको बतानी होती है, तो आप फॉर्मूला यूज करें, P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। किसके लिए स्टूडेंट्स, सीरीज के लिए। लेकिन अगर बल्ब पैरेलल में आ गए तो फॉर्मूला लगाओगे P1 प्लस P2। ये टोटल पावर निकालने का फॉर्मूला है, टोटल पावर निकालने का फॉर्मूला है। इस तरीके से आप टोटल पावर निकाल सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये अगर यहां पर मान लिया P1 की कुछ वैल्यू दे दे, नेक्स्ट टाइम किसी पेपर में P2 की कुछ वैल्यू दे दे, तो आप ये फॉर्मूला लगा दे। थ्योरेटिकल पूछ लिया, ऐसा हो सकता था कि P1 की वैल्यू 1000 वाट, इस P2 की वैल्यू भी 1000 वाट, और जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो आंसर क्या आता, ये फॉर्मूला P1 P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2 जब भी यूज करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ। तो इसका 500 आंसर वाट था। कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होने वाली है जब तक आप प्रॉपर वे में तैयारी नहीं करेंगे। प्रॉपर वे में बल्ब हीटर के 4-5 क्वेश्चन मुझसे नहीं समझेंगे प्रॉपर वे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही आपको बेस्ट तैयारी करा सकता हूं। मेरे कहने का मतलब है कि एक कंटिन्यूटी में एक जगह बैठकर आप सारे टॉपिक उस इंसान से समझे, उस बुक से समझे,
फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एक क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, एक क्वेश्चन किसी और लेक्चर वीडियो से कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को आप फिर एक और सोर्स बुक से कर रहे हैं, अच्छी बुक से कर रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती हैं, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, आप उसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी बात कर दी कि क्वेश्चन करने के कई मेथड सीख लिए और सही से आपको कोई सा भी मेथड नहीं आता है। तो चीजों को ध्यान में रखें। ऐसे ही क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, दो हीटर हमने लिए, 100 वाट 250 वोल्ट, फिर ये सेम दो बल्ब है और किस में लगे हुए, सीरीज में लगे हुए, किस में लगे हुए, ये देखिए आप, कनेक्शन कौन सा है, सीरीज। तो आप 100 वाट अगर ये है तो इसका आंसर 50 वाट आना चाहिए। किसी का क्या आना चाहिए, 50 वाट। 50 वाट किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत है। अभी तो बताया P1 P2 डिवाइड बाय P1 प्लस P2 लगेगा फॉर्मूला। लेकिन हाँ, अगर ये 1000 वाट होता तो इसका आंसर क्या आ जाता, 500 वाट आ सकता था, राइट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 फिर सर्किट थ्योरी का है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैं आपको बता दूं, जो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया अपॉन डिस्टेंस। इनफैक्ट स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब इस फॉर्मूले को आप ओपन करेंगे तो ये आपकी होती है परमिटिविटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो परमिट देखिए, कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, यस, वो कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम होता है एप्सिलॉन, परमिटिविटी इस पे भी डिपेंड करती है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डी, तो किस पे डिपेंड नहीं करती, मेटल प्लेट पे। 7 का हो जाएगा डी, 7 का हो जाएगा डी। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। इस तरह के तरीके, इस तरह की अप्रोच जब आपको डायरेक्ट पेपर ही सॉल्व करा दे 4 या 5, और आप एवरेज स्टूडेंट है या ब्रिलियंट है या बिल्कुल आप जीरो लेवल पे तो जब आप पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो ये आप बात याद रखें, आप सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्रिलियंट स्टूडेंट मैं किस टर्म में मान रहा हूं, एकेडमिक टर्म में मान रहा हूं। एवरेज स्टूडेंट्स में एकेडमिक टर्म में मान रहा हूं। कंपटीशन पेपर में कोई भी ब्रिलियंट नहीं होता। जिस स्टूडेंट्स ने ज्यादा बार मेहनत कर ली तो वो अपने आप ब्रिलियंट हो जाएगा। मैं आपको तरीका बताता हूं। एक स्टूडेंट जो हमेशा एकेडमिक में टॉपर रहा है, 90% रहा है, और एक स्टूडेंट हमेशा 50% रहा है। एक क्वेश्चन मैं क्लास में आपको ट्राई करवाता हूं, इसने वो 2 बार रिवाइज किया, उसके दिमाग में आ गया वो। अब जब भी ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर देगा। मान लिया 1 मिनट तो लगता है अब ये 50% वाला बच्चा इस क्वेश्चन को 10 बार रिवाइज कर लेगा। क्या कर लेगा, अब आप ये देखिए कितनी ज्यादा रिवीजन हो गई है, 8 टाइम रिवीजन बढ़ा दी इसने। 8 टाइम 50% वाला बच्चा 90% वाले बच्चे से इंटेलिजेंट हो गया। यही प्रैक्टिस है। कहीं ना कहीं जैसे ही स्टूडेंट्स इस पेपर में यही सेम क्वेश्चन देखेगा तो उसको वो हो सकता है 15 सेकंड या 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर जाए। तो ये जो 1 मिनट और 15 सेकंड, यहां 60 सेकंड लग रहे हैं और एक एवरेज बच्चे को 15 सेकंड लग रहे हैं, 1/4 टाइम कम कर लिया स्ट्रेटजी लगा के। स्टूडेंट मैं सोच रहा था कि हिमाचल जेई पेपर को आप लोगों के साथ कैसे डिस्कस किया जाए, मतलब इस एग्जाम को कैसे आपके साथ डील किया जाए। आप लोग मुझसे इतनी दूर बैठे हैं और क्या क्या मैं आपको सिलेबस बताऊं, क्या मैं आपको ये बताऊं कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या मैं आपको प्रीवियस पेपर डिस्कस करना उनका सॉल्यूशन बताऊं, जो मैं कर भी रहा हूं। तो इन सब बातों में से मुझे एक ही बात समझ में आई, अगर मैंने पेपर आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया, सिलेबस ऑटोमेटिकली क्लियर, लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑटोमेटिकली विल क्लियर, और आपको भी अपना लेवल पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। एग्जाम भरने के बाद कई बार फीलिंग होती है कि मेरी एक वैकेंसी निकल जाएगी, तो देख लो ना कि क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। चलिए, तो व्हेन द रिलेटिव परमेबिलिटी ये मैग्नेटिक मटेरियल की खासकर बात कर रहा हूं, इज मच ग्रेटर देन 1, कि जब रिलेटिव परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है किससे भाई, 1 से। रिलेटिव परमिटिविटी जब 1 से बहुत ज्यादा होती है तो म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो वो एक ही केस होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वही है जिनके अंदर रिलक्टेंस बहुत ना के बराबर होता है, एमएमएफ बहुत हाई बन जाया करता है। व्हाट इज द एमएमएफ यूनिट, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। जब रिलेटिव परमेबिलिटी 0.998 है, कितनी भाई, 0.998, मतलब म्यू आर की वैल्यू ऑलमोस्ट लेस देन 1 है, ये 9.998, उस केस में इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डाया। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, दो तरह के मीडियम होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल में तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल आ गई, कौन सी आ गई, फेरो।
जिसमें सिकल, जिसमें आपके निकल, निकल, आयरन, ये सब कुछ आ गए, जिनका म्यू आर बहुत हाई होता है। और अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें जिसमें डाया और पैरा आते हैं, जो आपके डाया मैग्नेटिक मटेरियल है उनका म्यू आर क्या होता है, 1 से बहुत कम होता है। तो लिख दिया आंसर फिर डाया। पैरा आंसर कब करोगे, जब म्यू आर स्लाइटली लेस देन, सॉरी इन ग्रेटर देन क्या हो, 1। तो पैरा का थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 से, 1.01 समथिंग, और डाया का थोड़ा 1 से कम होता है। और 1 से बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, वो किसकी वैल्यू वैल्यू होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। स्टूडेंट्स 10 नंबर क्वेश्चन पे आए। 1 वेबर, वेबर जो फ्लक्स का यूनिट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, वो जो वेबर होता है, उसके लिए जो नंबर ऑफ मैक्सवेल लाइन होती है, आंसर है डी। स्टूडेंट्स रिलक्टेंस का यूनिट अगर हम 11 क्वेश्चन में देखें क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो होती है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। क्या भाई, तो रिलक्टेंस को यहां शिफ्ट कर दो, रिलक्टेंस को यहां शिफ्ट कर दो, एमएमएफ अपॉन फाई एम लिख दो। एमएमएफ का होता है 80 और फ्लक्स मेजर होती है वेबर में, तो 80 पर वेबर आ गया। स्टूडेंट्स इतना एफर्टलेस कर दिया जाएगा आपके लिए ये पेपर, इस तरह के पेपर क्या आप इमेजिन भी नहीं कर पाओ। तो 80 पर वेबर, 80 पर वेबर, देखिए 11 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए। तो इसी तरह से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी आने वाले क्लासेस में मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के भी बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा, इनके सबके आंसर आपको दूंगा मैं 15 16। ये सारे आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है, ठीक है भाई स्टूडेंट्स। ये देखिए आप, ये लगातार क्वेश्चन सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के। हाँ, ये क्वेश्चन 23 के बाद ये जो 23 नंबर का क्वेश्चन है परमानेंट मैग्नेट वाला, पीएमएमसी वाला, ये मेजरमेंट से क्वेश्चन आ गया। पीएमएमसी जो डीसी वैल्यू को मेजर करता है, डायनमोमीटर, ये सब आपको बताऊंगा इसी पेपर को डिस्कस करते हुए। ये मीटर में शंट क्या होता है, ठीक है, पीएमएमसी क्वेश्चन, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे चीजें। हाँ जी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये है वो 27 क्वेश्चन। एमपीटी, एमपीटी, ठीक है, एमएमएफ, ईएमएफ के एनालोगस होता है, एमएमएफ अभी बताया 2 मिनट पहले डिस्कस कर रहा था। तो यहां तक कम से कम आप 30 तक क्वेश्चन आंसर ट्राई करें एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 तक आप आंसर ट्राई करें। 30 में आपको दिखा दिया, स्क्रीनशॉट ले ले, 29 दिखा दिया, 28 दिखा देता हूं, 27। या फिर ऐसा करते हैं, अगर आप नेक्स्ट सेशन में आना ही चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम इन पेपर्स का पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा भाई, ठीक है। सॉल्यूशन हम करेंगे क्लास में ही, ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने लाइव आना है, इस इनिशिएटिव का बेनिफिट उठाना है। तो स्टूडेंट्स ये, इसके अलावा मैं इस क्वेश्चन पेपर में मेजरमेंट, आपके साथ पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, जैसे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए स्लिप, सब जानते हैं स्लिप की वैल्यू 0 और 1 के बीच में जो रहती है। मशीन के क्वेश्चन, आर्मेचर रिएक्शन, क्या बात, क्या जबरदस्त टॉपिक है। लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जब मशीन पढ़ा रहा था कि आर्मेचर रिएक्शन से क्वेश्चन बन जाया करता है डीसी मशीन के अंदर, जो टॉपिक रहता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पावर सिस्टम का टॉपिक है। ये सारे टॉपिक हम करने वाले हैं, ये बहुत डिटेल में करने वाले हैं, बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। और जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी आपको मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है तो हमें इससे नेक्स्ट लेवल क्या करना है, इससे नेक्स्ट लेवल क्या करना है। ये एनालॉग के कुछ क्वेश्चंस आ गए, सारे दूंगा भाई आपको। देखो लेवल 1, स्टेप 1 तो ये कर लेना, स्टेप 1 तो ये कर लेना, इस टाइम जितने भी बच्चे पेपर भर रहे हैं उन सब बच्चों को सिलेबस का पता हो। क्या पता हो, सिलेबस का मतलब सारे टॉपिक्स पता हो जो आपको करने हैं। और वो टॉपिक कैसे पता चलेंगे, इस पेपर को करते हुए। दूसरा स्टेप ये होगा स्टूडेंट्स, ये जो पेपर आप मेरे साथ कर रहे हैं, ये टॉपिक्स में से 50% क्वेश्चन आपको मेरे साथ जब मैं करा रहा हूं समझ में आ जाने चाहिए। अगर 50% से कम, लेस आप रह जा रहे हो तो आपको किसकी जरूरत है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। आपको थ्योरी वाला पार्ट अपना इंक्रीज करना होगा। और अगर आप 50-60% से ऊपर जा रहे हो तो उसके लिए स्टेप ये है 1 2। उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए कि आपको लग रहा है कि 50-60% से आप ऊपर लाई कर दो, तो आप मुझे जो कॉल आपको एक नंबर गिवन होगा, जो हेल्पलाइन नंबर है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक में चैट लिंक में गिवन होगा, वहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज के लिए बात कर सकते हो। तो जो ओवरऑल फिनिशिंग देगा आपको वो टेस्ट सीरीज ही दे सकता है। अगर आप मान चुके हैं कि मेरी तैयारी लगभग है,
तो अगर आप ये सारे काम कर लेते हो, टॉपिक्स कवर कर लेते हो, थ्योरी पार्ट जिनका कम है तो वो कवर कर लेते हो, एमसीक्यू करने करते करते आप टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट दोगे, जितने भी दोगे फुल लेंथ टेस्ट दोगे, 4 या 5 या 10, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचेगा जिससे आपका ये एग्जाम क्लियर ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए जब मेरे से आप क्वेश्चन करोगे, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मेथड बताऊंगा, कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। ये आज मैं नहीं बता पाया क्योंकि आज आज सच मैंने पूरा पेपर आज कंक्लूड नहीं किया। जब मैं पूरा पेपर नेक्स्ट टाइम आऊंगा, नेक्स्ट सेशन में पूरा पेपर कंक्लूड करूंगा और फिर आपको ये बताऊंगा कि भाई ये वाला पार्ट पहले करना चाहिए था, ये वाला पार्ट बाद में करना चाहिए था। तो इन सब बातों के साथ, जितना भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया, मैंने कोशिश की है हर तरीके से हर टॉपिक को टच करना। एग्जाम जब आप फॉर्म भर देते हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अब हमें कुछ अचीव करके दिखाना है। तो वो अचीवमेंट अगर आपको चाहिए, राइट, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। 1 मिनट का, अगर किसी का भी कोई इस टाइम किसी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट है तो उस 1 मिनट के ब्रेक के बाद वो स्टूडेंट्स मुझे जरूर बताएंगे और मैं कमेंट साथ साथ देख लूंगा, राइट। हाँ जी, हर लेवल के स्टूडेंट्स, हर तरह की, चाहे वो पास आउट, अभी लेटेस्ट पास आउट है, फ्रेशर है, 3 या 4 साल हो चुके हैं एग्जाम, कोई प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, आपको लग रहा है कि मुझे 4 साल हो गए पढ़ाई, चार ऐसे मेरे साथ मेरे पास बहुत ऐसे मैसेज आए हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैसेज हम भी दोबारा पढ़ना कैसे शुरू करें दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी गैप आ गया है। हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ, हर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, बस हमें प्रॉब्लम तक जाना होता है। और हमेशा बात याद रखना, जीतने का असली मजा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। किसका इंतजार कर रहे होते हैं? हारने का। लोग वेट कर रहे होते हैं कि ये लाइफ में सब सेट हो नहीं पाएगा, और अगर आप लाइफ में सेट हो गए तो सबको एक बहुत बड़ा जवाब, बहुत बड़ा मैसेज आप दे देते हो। किसके किसके दम पर भाई? अपनी मेहनत के दम पे, राइट। तो इसी अप्रोच के साथ देखिए, लोग वक्त के साथ क्या होता है, लोग आपको ये नहीं देखते कि आप अभी क्या कर रहे हो, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि बहुत टाइम जब हो गया आपके साथ जब मिलते हैं तो आज आपकी हैसियत क्या है, आज आप किस पोस्ट पे हो, वो हमेशा चेक किया जाता है। यही लाइफ का रूल है। और स्पिरिचुअल बातें जितनी भी मैं डिस्कस करूं वो सिर्फ मोटिवेशन के लिए होती हैं। एक्चुअल में तो यही बात है भाई, सिलेबस ही डिस्कस करना पड़ेगा, पेपर ही करना पड़ेगा। और जो आपको हिमाचल बोर्ड ने एग्जाम जो ये दिया है आपको, टाइम से पहले इसकी टेस्ट सीरीज देते हुए, इसका सिलेबस कवर करते हुए, हमें टाइम पे अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है ताकि ताकि हम इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। इसी बात के साथ स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ठीक है जी। तो माई सेल्फ एस के साइनिंग आउट फ्रॉम हेयर। थैंक यू वेरी मच।